नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अमानवीय और अनैतिक बताया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खामनेई शिया मुसलमानों के सर्वोच्च नेता थे। उनकी हत्या करके उम्मीद कैसे की जा सकती है कि ईरान चुप रहेगा। उन्होंने मांग की है कि भारत को भी खामनेई की इस गैर कानूनी मौत की निंदा करनी चाहिए। ओवैसी ने साफ कहा कि यह हमला रमजान के पवित्र महीने में किया गया। ट्रंप और नेतन्याहू को इंसानियत पर यकीन नहीं है। जिनेवा में ईरान अमेरिका की बातचीत चल रही थी जो सफलता के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका ने उन वार्ताओं को रोककर इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया कि अमेरिका ने पहले इराक और लीबिया में भी ऐसा ही किया था। अब इजराइल लगातार ईरान और फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। यह युद्ध बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि कोई खतरा नहीं था और फिर भी यह हुआ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाना बेहद खतरनाक कदम है और उनके मुताबिक खामेनेई न केवल ईरान के सर्वोच्च नेता थे बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में खासकर शिया समुदाय के बीच बहुत ही सम्मानित धार्मिक प्राधिकारी। शिया समुदाय के लिए उनका शब्द अंतिम माना जाता है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे नेता को निशाना बनाया जाना, यह उम्मीद नहीं थी कि ईरान चुप रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु स्टॉकपाइल पर भी प्रगति हो रही थी, तो ऐसे समय में हमला करना और एक बुजुर्ग धार्मिक नेता को निशाना बनाना, हत्या करना अमानवीय और अनैतिक है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि इस हमले में 150 से अधिक स्कूली बच्चों की मौत हुई है और पूछा कि तथाकथित पश्चिमी मानवता अब कहां है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं जो भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं और अगर यह युद्ध यूं ही चलता रहा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि भारत 80% से अधिक तेल आयात करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताते हुए कहा कि तेल की कीमत में $1 की वृद्धि भी भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मक्का, मदीना, दुबई, सऊदी अरब और ओमान के एयरपोर्ट्स पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। उड़ानें बंद हैं। ओमान में एक भारतीय प्रवासी के घायल होने की भी खबर सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि भारत को इस युद्ध को रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी और अब भी वक्त है। उन्होंने कहा कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो क्षेत्र में भारी अस्थिरता और उथल पुथल होगी। उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि इराक में कथित वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लीबिया और सीरिया के गृह युद्ध में सूडान की स्थिति दुनिया के सामने है। ओवैसी ने कहा कि ईरान एक बड़ा देश है और 30-35 सालों से प्रतिबंधों के बावजूद खड़ा है और उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करना गलत है कि ईरान दबाव में आकर झुक जाएगा। ईरान लड़ता रहेगा, खामेनेई रहें या न रहें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हो गई और इस पर स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने भी बड़ा बयान दिया। जावेद अख्तर ने अमेरिका और इजराइल के हमले की आलोचना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल पर निशाना साधा। साथ ही चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए। जावेद अख्तर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने इस बार हद पार कर दी है। दोनों दबंगों की तरह दूसरों को परेशान कर चुके हैं और उनके पास निर्णायक कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ईरान में दुनिया भर के शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से राजस्थान समेत भारत के कई हिस्सों में शिया मुसलमान भी गमजदा हैं। उनमें गहरा गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी शिया मुसलमान के घरों में मातम पसरा हुआ है। शिया मुसलमानों के तमाम संगठनों ने खामेनेई की मौत के चलते इस साल ईद नहीं मनाने का फैसला किया है। तय किया गया है कि ईद के त्यौहार पर न तो नए कपड़े पहने जाएंगे और न ही घरों में सेवैयां बनेंगी। किसी तरह की खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। रस्म अदा करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और वो भी काली पट्टी बांधकर।
अलविदा जुमे की नमाज पर भी काली पट्टी बांधकर ही यह नमाज पढ़ी जाएगी। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद तेहरान बदले की आग में जल रहा है। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। उन्हें अंतरिम नेतृत्व परिषद में एक धर्मविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियों को निभाएगी जब तक ईरान के संविधान के अनुसार नए नेता का चयन नहीं हो जाता। खामनेई के नेतृत्व के दौरान अली रेजा अराफी को ईरान के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था। ईरान के संविधान की माने तो अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और गार्जियन काउंसिल का एक धर्म गुरु शामिल इसमें होते हैं और खामनेई की मौत के बाद यही काउंसिल महत्वपूर्ण फैसले करेगी। नए सर्वोच्च नेता का अंतिम फैसला विशेषज्ञों की सभा करेगी। ये 88 सदस्यों की एक धार्मिक निकाय है जिनके पास देश की राजनीतिक व्यवस्था, सेना और अहम संस्थानों पर अंतिम अधिकार होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद यूपी के बाराबंकी का किंतूर गांव अचानक से सुर्खियों में आ गया। यह वही गांव है जहां पर 18वीं 19वीं सदी के दौरान खामनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी रहा करते थे, जो बाद में ईरान जाकर बस गए। खामनेई की मौत के बाद इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार ने अपनी जड़ों की पहचान बनाए रखने के लिए अपने नाम के साथ हिंदी उपनाम जोड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां आज भी कुछ पुराने दस्तावेज और पुश्तैनी मकाने की यादें यहां पर मौजूद हैं जिनसे इस ऐतिहासिक संबंध का पता चलता है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों के जरिए हमले और मौत की खबर गांव तक पहुंची, लोग अपने घरों में बैठकर खबरें देखने लगे। खबर मिलते ही किंतूर गांव में सन्नाटा छा गया। स्थानीय निवासी सैयद निहाल मियां ने नम आंखों से कहा कि यह सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान है। उनके मुताबिक खामनेई को लोग एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में जानते थे। यूपी में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। सवाल यह कि यह गठबंधन नहीं हुआ तो विपक्ष को कितना नुकसान होगा, और यह गठबंधन हो गया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। कयासों का दौर चल रहा है और एक कयास यह है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगता तो यूं है कि दो अलग अलग विपरीत धाराओं में चल रहे हैं और अकेले अपने दम पर ये दोनों पार्टियां जैसे तैसे करके चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मसला यह है कि अगर ये दोनों साथ लड़ जाएं तब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तब बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी और कितनी बड़ी गोलबंदी होगी मुसलमानों के 19-20% के वोट बैंक में। इसे आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में समझौता करते हैं तो राजनीतिक मानचित्र कैसा बदलेगा। सीटों की संख्या, वोट शेयर, ताकत का संतुलन, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यूपी का चुनाव आधारभूत जो नक्शा है वो 403 विधानसभा सीटों का है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा की सीटें हैं और मुस्लिम वोट बैंक लगभग 19 से 20% के करीब है। और यह वोट पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में निर्णायक भूमिका में है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है। एम-वाई समीकरण जो मुलायम सिंह यादव के जमाने से यादव और मुसलमान दोनों को साथ लेकर और पिछड़े, दलित और जो पसमानदा मुस्लिम हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। एआईएमआईएम की क्या स्थिति है इसे भी आप समझिए। मुंबई और बिहार जैसे इलाकों में बढ़ती पकड़, अभी जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हुए जिसमें 125 सीटें जीती एआईएमआईएम ने और बिहार में 5 सीटें जीती, तेलंगाना में भी 69 सीटें निकाय चुनाव में जीती, इससे एआईएमआईएम का जोश हाई है। यह दर्शाता है कि पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। यूपी में भी एआईएमआईएम के करीब 100 मुस्लिम प्रभावित सीटों को चिन्हित किए जाने की खबर है। 200 सीटों पर तो असदुद्दीन ओवैसी दावा भी करते हैं चुनाव लड़ने का। ये वो सीटें हैं जिन पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें होने का एक टैग लगा है, यानी कि इनकी पहचान यह है कि यहां पर 10% से लेकर 40% तक मुस्लिम वोटर हैं इन सीटों पर। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन अगर हो तो क्या होगा। जब एआईएमआईएम अकेले लड़ी, अलग से चुनाव लड़ने पर एआईएमआईएम के साथ यह दिखा कि वोटों का बंटवारा हुआ
और बंटवारा ऐसा हुआ कि कुछ वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गए तो कुछ वोटों की सेंध एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगाई। नतीजा समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, खासकर मुस्लिम सीटों पर, जहां समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से भरोसा करती है कि इस सीट को निकाल ली जाएगी। वोट विभाजन का फायदा बीजेपी जैसे धड़े को होता है, क्योंकि विपक्ष का वोट डिवाइड होता है, बंटता है, लिहाजा बीजेपी आसानी से वो सीट निकाल ले जाती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो ऐसा भी हुआ कि कई मुस्लिम बाहुल्य सीट बीजेपी आसानी से जीत गई। जब समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समझौता करें तो उस समझौते का संभावित मॉडल क्या हो सकता है? पहला मॉडल तो यह कि साझा उम्मीदवारों से गठबंधन, यानी कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करें और कुछ सीटों पर एआईएमआईएम का। जैसे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम को टिकट दे दे, जो एआईएमआईएम दावा भी कर रही है। बाकी में समाजवादी पार्टी टिकाऊ बनी रहे और उन सीटों पर एआईएमआईएम का समर्थन हासिल करे जहां पर 10 से 20-30% मुसलमान हैं, उस पर समाजवादी पार्टी दावा करे। जहां पे 40% हार्डकोर मुस्लिम वोटर्स की सीट है, उस पर एआईएमआईएम दावा करे। एक तो इसके अंदर यह फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा यह कि क्या मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा, क्योंकि बीजेपी को तोड़ने में तभी मदद मिलेगी जब मुसलमानों का वोट बैंक इकट्ठा हो। पश्चिमी यूपी के कई लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, वहां पर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी संयुक्त प्रयास से जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। जीत मिल सकती है वहां पर अगर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव पिछड़ा वोट और एआईएमआईएम के मुस्लिम वोट ये एक तरीके से निर्णायक हो सकते हैं। एक और मॉडल है और सीटवार विभाजन, जब जो सीट शेयरिंग का है कि एआईएमआईएम कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर उतरे जो उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी पार्टी केंद्रीय सीटें और बाकी अल्पसंख्यक प्रभाव वाले इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारे। यह मॉडल सीट के साझा रणनीति के नाम से इसको देखा जा सकता है, जहां पर सीट बंटवारा, जो सीट शेयरिंग होती है, उसमें इन बातों पर समझौता हो कि जो हार्डकोर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पे 40%, 45% मुस्लिम वोटर है, उसे एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट वहां पर उतारे और जो उससे कम यानी 30% तक, 20%, 10% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी दांव चले। तब तो ये वैतरणी आसानी से पार होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सीटों का जो मसला वो करीब करीब उसका अगर अनुमान लगाएं तो राजनीतिक सर्वे, जातिगत गणित, पिछले रुझानों पर आधारित ये तमाम चीजें इसके अंदर फैक्टर काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी अकेले 29 से 35 लोकसभा सीटों पर प्रभावी दिखती है। 37 लोकसभा सीटें अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती। अगर समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो माना जा सकता है कि यह संयुक्त मोर्चा 10 से 20 अतिरिक्त सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है, खासकर मुस्लिम बाहुल्य और यादव प्रभावित सीटों पर। तो कुल अनुमान यह लगाया जा सकता है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी प्लस एआईएमआईएम 40 से 55 जो लोकसभा की सीटें हैं और इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर यहां पर निर्णायक भूमिका में हो सकता है। और बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी के मुकाबले एआईएमआईएम के वर्चस्व से वोट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम अगर वोट काट देगी, पिछली बार भी दर्जनों सीटों पर ऐसा हुआ, तो बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में, तो फिर इसका नुकसान है सपा और एआईएमआईएम दोनों को, और बीजेपी को फायदा है। बीजेपी के खिलाफ यह मोर्चा तब मजबूत होगा जब ये दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ें। अब वोट शेयर और वोट के विभाजन की जो रणनीति है, उसमें आप समझिए कि मुस्लिम पहचान की जो राजनीति है, उससे आगे बढ़कर एआईएमआईएम व्यापक सामाजिक समावेश की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रही है। यह उसके महाराष्ट्र के प्रदर्शन से साफ है। समाजवादी पार्टी एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण चूंकि पहले से मजबूत है, लेकिन एआईएमआईएम के कारण जो बाहरी वोट है वो थोड़ा सा विभाजित हो सकता है। लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में कायम रहेगा और एआईएमआईएम के विस्तार को समाजवादी पार्टी का समर्थन यूपी में मिलेगा और इससे बीजेपी को चुनौती देना भी आसान होगा। लेकिन हर गठबंधन के नफे और नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या है इस गठबंधन का?
वोटों का बंटवारा कम होगा, बीजेपी को चुनौती देना आसान होगा, मुस्लिम पिछड़ा जो वोट बैंक है उसे कम से कम संगठित करना आसान होगा और एआईएमआईएम के उठते हुए समर्थन का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिस लाभ से बिहार में तेजस्वी यादव चूक गए। नुकसान क्या है इस गठबंधन के? एक चुनौती है राजनीतिक रूप में, कांग्रेस को मनाना भी। कांग्रेस नहीं चाहती कि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा हो। सीट शेयरिंग में अंदरूनी टकराव की उम्मीद है, हालांकि इसमें अखिलेश यादव अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो यहां पर भी चीजें सुलझ सकती हैं। नेतृत्व का जो संतुलन है उस पर संकट नहीं हो सकता, क्योंकि नेतृत्व अखिलेश यादव को करना है। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस खास करके, वो ये नहीं चाहती कि एआईएमआईएम हिस्सा बने, तो ये एक इसकी चुनौती है। लेकिन यूपी की राजनीति आज सिर्फ जाति धर्म का खेल नहीं रह गई, ये भावनाओं, पहचान, विकास और समावेश का एक संगम है। अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का समझौता होता है तो यह न सिर्फ सीटों का बंटवारा में बदल सकता है, बल्कि राजनीति के ध्रुवीकरण के संतुलन को भी हिला सकता है। मतदाता के फैसले पर अंततः यह तय करेगा कि गठबंधन कितना सफल होगा। यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए लाभदायक है। वो चूक जो तेजस्वी यादव ने बिहार में की, उससे अखिलेश यादव अगर बचेंगे तो यह गठबंधन होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में ज्योतिषपीठ की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला इन दिनों बहस के केंद्र में बना हुआ है। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की एंट्री हो गई है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा बयान दिया। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उनके यानी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद महाराज, वो विशुद्ध कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए हिंदुस्तान के सारे साधु सन्यासियों को अखिल भारतीय संत समिति के एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद उस मंच पर नहीं गए। वो कांग्रेस के पूरी तरह पिट्ठू थे और ऐसे ही अविमुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेस के पिट्ठू हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यूपी में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। सारी कोशिश राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत करने की है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इससे सूबे की राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहुत करीब है और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कयासों के दौर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस खबर को इसलिए बल मिलता है क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस से गठबंधन होते हुए समाजवादी पार्टी का इंडिया ब्लॉक में, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के प्रचार में कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे। और अब बारी है अरविंद केजरीवाल की उस एहसान को चुकाने की, और जो भी सीट शेयरिंग में समझौता होता है उसके तहत एक ऐसे अम्ब्रेला के नीचे, एक ऐसी छतरी के नीचे आने की जिसमें बीजेपी को हराया जा सके। क्योंकि ये एक पैटर्न की पार्टियां, एक विचारधारा की पार्टियां हैं। सवाल यह है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है, साथ आते हैं, तो चुनावी समीकरण किस तरीके से बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, जहां पर 403 सीटों पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप समेत तमाम पार्टियां मैदान में होंगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में मजबूत स्थिति बनाई। और अपनी स्थापना से लेकर, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक 2022 में 32% से ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। 20 साल बाद, 2004 के बाद यह मौका आया जब 37 लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीते, तो सपा का भी जोश हाई है। सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन के छतरी के नीचे आने वाली है? यह चुनाव भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के नतीजे ही राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।
पार्टी लगातार विकास, रोजगार, शिक्षा, मूलभूत मुद्दों पर जोर दे रही है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा में। पार्टी ने पेशेवर चुनावी रणनीति अपनाई है, जैसे चुनाव प्रबंधन के लिए बाहरी विशेषज्ञों से काम लेना, मसलन आईपैक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई की एक कंपनी रिसर्च का काम कर रही है। तो कई कंपनियां जो अखिलेश यादव ने समय से पहले हायर करके जिम्मा सौंप दिया है। सारे दल सोए पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी जैसे। अखिलेश यादव अभी से तैयारी के मूड में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विपक्ष में बीजेपी की नीतियों और शिक्षा प्रणाली में कथित गिरावट पर तीखे हमले कर रहे हैं। आज की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को आधार को मजबूत करना और बीजेपी के डबल इंजन मॉडल को चुनौती देना। पीडीए के सहारे एनडीए को चुनौती। अब आम आदमी पार्टी पर आइए। आम आदमी पार्टी देश की एक उभरती हुई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जिसके पास दिल्ली और पंजाब में शासन का अनुभव है। दिल्ली में विपक्ष में है, पंजाब में सरकार में है, गुजरात में सरकार बनाने की तैयारी है और गोवा में पूरा दखल है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी ने राज्य में चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और सांसद संजय सिंह को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है और संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्राएं निकाल रहे हैं। कुछ एक पदयात्राओं में तो मैं खुद संजय सिंह की गया हूं, जो भी अमरोहा से इन्होंने निकाली थी, या इसके अलावा जो पहले सरयू से संगम तक निकाली या मिर्जापुर में भी निकाली। लगातार संजय सिंह जमीन पर यह काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर घर संपर्क अभियान जैसे अभियान चला रही है ताकि 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जड़ों को जमा सके, कार्यकर्ता खड़े कर सके। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी यूपी में पूरी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी 2027 में लगभग 60 से 70 सीटों पर फोकस कर सकती है। 60 से 70 सीटें अगर गठबंधन नहीं होता है तब। बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आ सकते हैं? कारण जो भी हो, गठबंधन की संभावना को मजबूत करते हैं। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाना अखिलेश यादव की रणनीति का हिस्सा है और यदि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आते हैं तो यह बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा सांकेतिक संदेश होगा। बुनियादी तौर पर वोट का जो संयोजन है उसे आप समझिए। समाजवादी पार्टी का प्रमुख पीडीए वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी की युवा समर्थक और स्थानीय सेवा आधारित राजनीति कुछ क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकती है। बीजेपी का जो दबदबा है उसे तोड़ना इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार वर्तमान में बीजेपी की जो सरकार है वो डबल इंजन और विकास के वादों के साथ यूपी में दोबारा से हैट्रिक लगाने की यानी कि एक तीसरी बार चुनाव मैदान को जीतने की कोशिश में है। विपक्षी पार्टियों को संग बुद्ध होकर ही उनके खिलाफ लड़ना होगा। राजनीतिक व्यवहारिक कठिनाइयां क्या है? वोट शेयर और क्षेत्रीय प्रभाव को समझिए। आम आदमी पार्टी का यूपी में वोट शेयर अब तक बहुत बड़ा नहीं है। आसपास के जो दिल्ली से सटे हुए इलाके वहां पर चुनाव लड़ा था पिछली बार में और कोई जीत हासिल नहीं हुई। समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक के गिरने की भी चिंता है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में थोड़ा फर्क है। आम आदमी पार्टी दिल्ली केंद्रित न्याय सेवा आधारित राजनीति करती, जबकि समाजवादी पार्टी जातीय और पीडीए समीकरण पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि 2027 में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि सपा आम आदमी पार्टी को बीएसपी का वोट नहीं मिल सकता, इससे गठबंधन कठिन होता है। यानी कि जो दलित राजनीति एक तरीके से आम आदमी पार्टी भी करती है, अंबेडकर पर एक छत्र वो भी अपना अधिकार बताती है, तो उसका फायदा मिल सकता है अखिलेश यादव को। अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो इसका कुछ असर इस तरह से हो सकता है। वोट शेयर और सीटों के अगर असर को समझें तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अगर बीएसपी से अलग होता है तो पीडीए, ओबीसी, दलित वोट बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी के क्लासिक पीडीए के समीकरण से बाहर भी नए मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, जिनमें पढ़े लिखे युवा हैं, जो बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन तमाम मुद्दों को देखकर जो वोट देते हैं वो वर्ग इस गठबंधन से जुड़ सकता है। बीजेपी के खिलाफ एक बड़े विपक्षी मोर्चे का संदेश राजनीतिक अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह संभावित भी है क्योंकि
यह निर्भर करेगा दोनों पार्टियां कैसे अपने वोट बैंक का संतुलन बनाएंगी। क्या वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त रणनीति को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से जो कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है और इंडिया अलायंस में भी है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी है, तो यहां कांग्रेस का भी एक पेंच है। आम आदमी पार्टी का कद यूपी में बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन में आती है तो वो समाजवादी पार्टी को कुछ क्षेत्रीय लाभ दे सकती है। राजनीतिक समीकरण क्या बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पार्टियां अपने वोट बैंक, मुद्दों, गठबंधन, नेतृत्व, इन तमाम विषयों पर बात होगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन अगर होता है तो यह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के प्रयास को और मजबूती देगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, जो दिल्ली से सटी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का असर है, जिनमें गाजियाबाद है, जिनमें नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यहां पर इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का असर है। और जब एक बड़ा अम्ब्रेला, एक बड़ी छतरी अगर अखिलेश यादव बना रहे हैं तो उसमें कुछ एक सीटें देकर संभवतः वो आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल करें। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।